हेलो एवरीवन। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के प्रकार और कोलाइड के गुण। हमने देख लिया है विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, फिर विलयन के गुण देख लिया है, निलंबन भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हमको आज पढ़ना है कोलाइड। ओके, तो कोलाइड भी होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दिखता समांगी है लेकिन ये विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, विलेय पदार्थ की तरह का घटक को बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में है ना फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है जैसे विलयन में विलेय पदार्थ जैसा घटक होता है, मतलब जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइड के टर्म में। उसी प्रकार विलायक के जैसा वाला घटक उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। ओके, अगर हम परिभाषा की बात करें तो कोलाइड को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में समान रूप से फैले होते हैं उसे कोलाइड कहते हैं। अब ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? ये परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय पदार्थ की तरह का घटक होता है। विलेय पदार्थ हमने बताया था कि विलेय पदार्थ विलयन का वह भाग होता है जो कम मात्रा में होता है। तो यहाँ भी कोलाइड में जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम होता है विलायक पदार्थ की तरह का घटक। ठीक है, तो विलायक क्या होता है? किसी विलयन का वह भाग होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें विलेय पदार्थ घुले होते हैं। तो उसी तरह परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम वो घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें ये परिक्षिप्त प्रावस्था फैला हुआ रहता है। ठीक है, फैला हुआ रहता है। जैसे है ना, ये कोलाइड का दो उदाहरण यहाँ देखे हैं, बाद में और ढेर सारा उदाहरण देखेंगे। जैसे दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था है दूध और परिक्षेपण माध्यम है पानी ना, पानी उसकी मात्रा अधिक होती है उसमें। उसी प्रकार बादल में क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था जल के कण है और परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। ठीक है, तो इसी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड को कई भागों में बांटा गया है। इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, एरोसोल होता है, सोल होता है, जेल होता है, इमल्शन होता है, सॉलिड सोल होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग उसी का हम एक लिस्ट बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड्स के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कॉलम हम बना लेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है तो उस कोलाइड का नाम है एरोसोल, उसको बोलते हैं एरोसोल। इसका उदाहरण है, एरोसोल के उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। ओके, दूसरा है वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, उसको भी बोलते हैं एरोसोल और इसका उदाहरण है धुआं। ओके, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है उसको बोलते हैं फोम। एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। ओके, नेक्स्ट है वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होता है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, उसको बोलते हैं इमल्शन और उदाहरण है दूध। ओके, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होता है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है उसको बोलते हैं सोल। उदाहरण है कीचड़। ठीक है,
कीचड़ ना, मिट्टी क्या होता है द्रव में, पानी में। ओके, ये घुला हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोल। तो मिट्टी क्या होता है, पानी में घुला हुआ रहता है, तो वो हो गया सोल। तो कीचड़। फिर और एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका इस्तेमाल पेट की अति अम्लता को ठीक करने में किया जाता है। ओके, अगला है वैसा कोलाइड जिसमें परीक्षित प्रावस्था द्रवावस्था में होती है, परिक्षेपण माध्यम ठोस अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं जैल। जैसे जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जैल के उदाहरण हैं। ओके, ठीक इसी तरह वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होता है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, इसको बोलते हैं ठोस सोल। ठीक है, ठोस सोल। तो उदाहरण है रंगीन रत्न पत्थर, रंगीन बहुमूल्य पत्थर ना, जैसे रूबी। ओके, फिर दूधिया कांच ना, एक कांच का एक प्रकार होता है दूधिया कांच। तो ये उदाहरण है ठोस सोल का। ओके, तो इस प्रकार ये होते हैं एरोसोल, फोम, इमल्शन, सोल, जैल, ठोस सोल। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में सवाल आता है ना, कि उस कोलाइड का नाम क्या है जिसमें परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। तो लिख देना इमल्शन। या जैसे अगर पूछा जाएगा कि उस कोलाइड का नाम बताइए जिसमें परीक्षित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, तो लिख देना है एरोसोल। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक, ओके। अब आगे हम लोग सीखते हैं कोलाइड के गुण। तो पहला गुण है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन बाहर से हमको लगता है कि ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि इनका जो कण होता है बहुत छोटा होता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये समांगी मिश्रण है ना। जैसे दूध को ही हम देखते हैं तो हमको लगता है कि दूध और पानी एकदम पूरी तरह से घुल मिल गया है, ये समांगी मिश्रण है, वैसा लगता है। लेकिन रियलिटी में ये विषमांगी होते हैं। अब इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, विलियन में हमने देखा था, विलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। निलंबन में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। और लेकिन यहाँ क्या है, कोलाइड में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये कण भी इतने छोटे होते हैं कि हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इन कणों को अलग से नहीं देख सकते हैं। जब विलियन बना है उस समय बाहर से हमको लगता है कि वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको अलग से, है ना, हम नहीं देख सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, टिंडल प्रभाव इसको बोलते हैं। इनके कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देती है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इस परिघटना की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसमें इसी परिघटना को आप, है ना, अगर आपका घर, है ना, खपराइल छत है, तो उसमें क्या होता है, उसके छिद्र से जब प्रकाश की किरण घर के अंदर प्रवेश करती है तो हमको उसका मार्ग दिखाई देता है ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रूम के अंदर में जो धूल के कण हैं उनका, है ना, साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये क्या करते हैं, उस प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे हमको उसका रास्ता दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसी प्रकार घने जंगलों में भी ये दिखाई, इस परिघटना को देखा जा सकता है। अब इनके कणों में जो गति होती है उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति। इनका सिस्टमैटिक वे में गति नहीं होता है। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं, यहाँ पर कोई कण है तो ये टकराता है दूसरा कण से, फिर ये टकराता है तीसरा कण से, फिर ये टकराएगा। ठीक है, फिर ऐसे टकराते टकराते ये लोग, है ना, एकदम अट रैंडम गति करते हैं।
तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्राउनी गति। तो इस प्रकार से ये पूरा उलझा हुआ गति करते हैं, है ना, वेल डिफाइंड गति नहीं करते हैं। तो इनके कणों की गति बहुत ही बेतरतीब होती है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति ये सिर्फ और सिर्फ कोलाइड के कण दर्शाते हैं। तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसके कण ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन में रहेगा विलियन, है ना, विलियन, निलंबन, कोलाइड। तो आपको कोलाइड को चुनना है। अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, विलियन, निलंबन, कोलाइड, तो चुनना है कोलाइड को। ओके, अब ये स्थायी होते हैं, अर्थात इन्हें शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, इन्हें शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो विलियन, निलंबन, कोलाइड में केवल निलंबन अस्थायी होता है, ठीक है। निलंबन को हम स्थिर छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन विलियन और कोलाइड के कण शांत छोड़ देने पर भी नीचे नहीं बैठते हैं। ओके, इनके कणों को छान कर पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके कण बहुत छोटे होते हैं और इसलिए इसके लिए एक विशेष प्रकार का टेक्निक यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रन, ठीक है, अपकेंद्रन विधि, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रणों के पृथक्करण की विभिन्न विधियाँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि अपकेंद्रन क्या होता है, इसका इस्तेमाल किसमें किसमें करते हैं, है ना, किसमें किसमें किया जाता है, वो सभी उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया कोलाइड के गुण। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों में अंतर करेंगे, विलियन, निलंबन और कोलाइड में क्या अंतर होता है, ठीक है, उसका एक अलग से हम क्लास लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।